और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में पीएम मोदी और जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी यहां पे मौजूद हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएल संतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के यहां पे मौजूद, और अब मंथन चल रहा है, समीक्षा की जा रही है। तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां मौजूद हैं इस बैठक में। तो गुजरात और हिमाचल में चुनावी नतीजे आने के बाद अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ के सारथी हम सब के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता यह चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने यह मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी है। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। जो भी नतीजे आए हैं उसमें मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर कदम पर सहयोग मिला है, समर्थन मिला है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने राष्ट्रीय दल बनाने का काम किया है। मोदी जी और अमित शाह जी का गढ़ है गुजरात। भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है गुजरात। 27 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उस किले को भेदना कोई आसान काम नहीं था और पहले चुनाव के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में भेद किया है। आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को भेदा है। मैं समझता हूं कि इसको एक सकारात्मक दृष्टि से उत्साहजनक फैसले के रूप में लेना चाहिए। लोगों को मालूम था कि वहां पर तो सब कुछ एक ऐसा माहौल बना लिया गया है कि जैसे पूरा का पूरा देश गुजरात में है। और रही बात उपचुनाव वगैरह की, तो उसमें तमाम तरह के फैक्टर्स चल रहे थे। वास्तव में चुनाव हो रहा था हिमाचल प्रदेश में और जहां जहां भी आप इस तरह का चुनाव देखेंगे वहां पर आपको अब आपको कांग्रेस पार्टी का प्रचार नजर आएगा। और ये सिर्फ कहते हैं ना, ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये आगाज है और अंजाम जो है 2024 में आपको दिखाई पड़ेगा। गुजरात विधानसभा और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है। 68 सीटों में से 40 सीटों पे कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। वहीं जीत के बाद कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त का डर भी बना हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद में उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर जीत का माहौल है, सब लोग जश्न मना रहे हैं, कार्यकर्ता। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जी। इनसे जानते हैं क्या कुछ जश्न का माहौल है आज कार्यालय। देखिए, जिस तरह से प्रचंड बहुमत की जीत हिमाचल में हुई है, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर जीत का जश्न हम सभी लोगों ने मनाया है, जिसमें पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो शामिल रहे और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के जो भी नेता थे वो आज शामिल हुए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हिमाचल में जो पिछले सरकार रही जयराम ठाकुर जी की, उस सरकार ने पूर्णतः हिमाचल को एक ऐसा राज्य बना दिया जो सबसे पिछड़ता हुआ जा रहा था। जबकि शैक्षिक दृष्टिकोण से हिमाचल केरल के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है
और कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पूरे चुनाव में कैंपेन किया, राजू शुक्ला जी जो प्रभारी थे, सब लोगों ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा और आज हम लोगों ने सरकार वहां बना ली है। मैं समझता हूं कि ये सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता की देन है और हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर कंपटीशन की बात की जाए तो एकदम कांटे की टक्कर थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, और जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की है उसमें कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त के विधायकों की खरीद फरोख्त का डर है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही हमेशा खराब रहती है। जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है वहां पे ये लोग अपना सगुफा लेकर के पहुंच जाते हैं, वहां खरीद फरोख्त करते हैं। लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो हिमाचल प्रदेश शाम तक पहुंच जाएंगे, आदरणीय राजू शुक्ला जी पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पे हमारे जितने भी विधायक हैं वो सब एकजुट होकर के इस बार सरकार बनाएंगे। देश में जिस तरीके से ये चीज़ें अभी आपने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती रही है, तो कहीं ना कहीं ये खतरा है, कहीं ना कहीं ये खतरा है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं कि कभी विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जिस तरीके से उनको संभाल के रखा जा रहा है, कभी उनके लिए चंडीगढ़ में रिजॉर्ट बुक कराया जा रहा है, रायपुर में उनको एक सेफ हाउस में रखा जा रहा है, तो ये कुछ अच्छी चीज़ नहीं लगती देखने में। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से जनता से चुनी हुई जो सरकार होती है, जनता को पूर्ण विश्वास होता है उस सरकार पर। उस सरकार को जितने विधायक हैं उनको बचाने के लिए हमको जो भी कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए हम तैयार हैं। जिस तरह से आपने बताया है, क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं उसमें और भूपेश बघेल जी भी हैं। हम सारे विधायकों को यूनाइट करके आने वाले समय में सरकार बनाएंगे और शपथ लेंगे। तो यूपी में भी 3 सीटों पे उपचुनाव था, रिजल्ट घोषित हो चुका है। मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाके को हराया, और वहीं खतौली से आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया की बम्पर जीत हुई। मदन भैया ने बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी को हराया, जबकि आजम खान के गढ़ रामपुर में पहली बार कमल खिला है और बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आसिम राजा को 33,702 वोट के बड़े अंतर से हराया। तो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और प्रत्याशी डिंपल यादव ने 2,43,000 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाके को हराया। नतीजों के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव और प्रत्याशी डिंपल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का आभार व्यक्त किया। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है। मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, जो मेल जोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं मैनपुरी के एक एक मतदाता जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जिनके प्रयास और मेहनत से समाजवादी पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। ये जीत और रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना की शानदार जीत हुई। आकाश सक्सेना ने सपा प्रत्याशी आसिम रजा को बड़े अंतर से हराया वोटों के, और न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। सर, आसिम रजा ने कहा कि तानाशाही रवैया रहा, प्रशासन पे तमाम तरीके के आरोप लगाए गए और सुप्रीम कोर्ट भी मामला चला गया। क्या कुछ कहेंगे, क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ? लोगों का हर स्टेटमेंट सारा स्क्रिप्टेड होता है, तो उनके किसी स्टेटमेंट से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आज के किले में भेद किया है, क्या कुछ कहेंगे? कोई किसी का किला नहीं है, कोई किसी का किला नहीं है। ये सारा सब एक, मैंने आपसे कहा था ना कि रामपुर को गुलाम बना के रखा गया था। आज गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज सब आपके सामने परिणाम है। सर, मुद्दे और प्राथमिकताएं क्या कुछ रहेंगे? सिर्फ उद्योग, उद्योग और उद्योग। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आकाश सक्सेना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो विकास है वो कहीं ना कहीं रामपुर में मुद्दा रहेगा। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, रामपुर। और बेटे की जीत पर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के पिता शिव बहादुर सक्सेना ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आकाश सक्सेना पिताजी हैं। सर, कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसको आप? बहुत बड़ी जीत है ये।
सर किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट सर्टिफिकेट लेकर भी आ जाएंगे। किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करेंगे? अब जश्न होगा। मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी अब की बार हुई है सर, मुस्लिम वोट बैंक में भी इस बार सेंधमारी की है, आप लोगों ने क्या कुछ कहेंगे? मुस्लिम बूथों से हमें वोट मिला है, मुसलमान भाइयों ने वोट दिया है। बिल्कुल गलत कहा है, प्रशासन की तानाशाही बता रहे हैं और शुरू के 50 बूथों तक वो जीते हैं। सर विधायक बन गए, अब मंत्री बनने की भी कहीं ना कहीं कोशिश होगी। बिल्कुल कोशिश तो की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ आकाश सक्सेना के पिता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि खुशी है और जो आसिम रजा आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही निराधार है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, रामपुर। और रामपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आसिम रजा की हार हुई है। न्यूज वन इंडिया पे आसिम रजा ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। रामपुर में शहर के अंदर 252 बूथों पर रामपुर की पुलिस ने प्लानिंग करके रामपुर के शहरियों को वोट डालने ही नहीं दिया है और बूथों को लूट लिया है एकदम। मात्र 20% पोलिंग हुई है 252 बूथों की और सारे देहातों के बूथों को कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा और शहर के 2.25 लाख मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। 2.25 लाख वोटों में से मात्र 45,000 वोट पोल हुआ है और उसमें भी बहुत से बूथों पर पुलिस ने खुद ही वोट डाल लिया है। यहाँ पार्टी से मुकाबला था ही नहीं। आजादी के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी 37 विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकी। समीकरण ऐसे हैं कि वो जीत भी नहीं सकती। उसको जिताने के लिए खाकी वर्दी ने रामपुर की एक खेल खेला है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने गुजरात चुनाव पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत यह प्रमाणित करती है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता निरंतरता के साथ पूरे देश में बढ़ती जा रही है। आज देश की जनता कोई चुनाव चिन्ह नहीं देख रही है, देश की जनता बस एक व्यक्ति को देख रही है और वह व्यक्ति अब एक व्यक्तित्व बन चुका है जिसका नाम है श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। गुजरात सहित पूरे देश में लगातार जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा विकास उन्मुखी नीतियों के माध्यम से सम्मानित जनता की सेवा की जा रही है, जनता लगातार मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास और आस्था प्रकट कर रही है। गुजरात में सारे रिकॉर्ड टूट गए और जिस प्रकार से दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी गए थे और रेवड़ियों का सपना गुजरात की सम्मानित जनता को दिखा रहे थे, जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस पार्टी के युवराज राजकुमार राहुल गांधी जी तो लापता हो चुके हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रभाव भारतीय जनता के ऊपर नहीं पड़ रहा है, यह भी गुजरात की सम्मानित जनता ने स्पष्ट कर दिया है। और आज का दिन वेंकटेश्वरा समूह के लिए एक बार फिर से शानदार उपलब्धि भरा। दरअसल वेंकटेश्वरा समूह के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल विम्स के गायनी विभाग की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची त्यागी ने हेपेटाइटिस सी से जूझ रही गर्भवती महिला एवं उसके पेट में पल रहे गंभीर फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त बच्चे की जटिल सर्जरी करते हुए जच्चा बच्चा दोनों को नया जीवन दान दिया है। समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने विम्स के चिकित्सकों की इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। इस जटिल सर्जरी के बारे में विस्तार से बताते हुए विम्स के स्त्री रोग विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्राची त्यागी ने बताया कि 3 दिन पहले भर्ती इस महिला की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और गंभीर श्वसन इन्फेक्शन और पेट में पल रहे शिशु को गंभीर श्वसन डिसीज थी और ऐसे में जच्चा बच्चा के जीवन को बचाना मुश्किल था और करीब 3 घंटे की जटिल सर्जरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया है। और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह नोएडा की कमान संभालने के बाद से लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। सड़कों पे पुलिसिंग और पुलिस की रिस्पांस गाड़ियों की जांच का कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने औचक निरीक्षण किया। नोएडा के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे पुलिसिंग की अव्यवस्था से संतुष्ट वो नहीं दिखी। नोएडा के थानों में महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम को देखकर बेहतर काम करने वालों को
शाबाशी दी तो जहां खामियां दिखी वहां डांट भी लगाई। हाल ही में उन्होंने नोएडा की जिम्मेदारी को संभाला है और वो रात को निरीक्षण करती हुई नजर आती हैं, व्यवस्थाओं को देखती हुई नजर आती हैं। जहां लापरवाही दिखाई दे रही है वहां उसे दुरुस्त भी किया जा रहा है, जहां बेहतर काम किया जा रहा है वहां शाबाशी भी दी जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।